सलाखों के पीछे उनके नाम कैदियों और गार्ड दोनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। गैंगलैंड की विधवा जूडी मोरन के मेलबर्न मुकदमे में जूरी ने उसे अपने बहनोई डेस्टुपेंस मोरन की गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाया है। उन्हें जेल में सबसे खूंखार महिलाओं के रूप में जाना जाता है, जो अपने खतरनाक कामों और माफ न करने वाले आचरण के लिए बदनाम थी। उनके झगड़ों और निर्दय व्यवहार की कहानियां जेल की दीवारों के भीतर जंगल की आग की तरह फैलती थीं, जिससे हर कोई खौफ में था। जेल में सबसे डरावनी महिला की चौंकाने वाली दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए। मारिया चाटा लियोन। मारिया चाटा लियोन एक ऐसा नाम जिसने कई लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। लॉस एंजल्स की अपराधग्रस्त सड़कों से सत्ता में आना शुरू हुआ। गरीबी और कठिनाई के जीवन में जन्मी, वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपना नाम बनाने के लिए प्रक्रिया पर थी। छोटी उम्र से ही मारिया ने एक चालाक और खूंखार स्वभाव का प्रदर्शन किया, जिसने उसे अपने साथियों से अलग कर दिया। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अपराध की दुनिया से होकर गुजरता है, और उसने अपना दबदबा स्थापित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। बढ़ते परिवार के सहारे मारिया ने जीवित रहने के साधन के रूप में नशीली दवाओं के कारोबार की ओर रुख किया। उसने वफादार चेलों का एक नेटवर्क बनाया और जल्द ही अपने इलाके में नशीली दवाओं के व्यापार की रानी के रूप में जानी जाने लगी। उसका साम्राज्य तेजी से फैला, जो उसके सीमाओं से कहीं आगे तक पहुंच गया। लेकिन ये सिर्फ दवाएं नहीं थीं जिसने मारिया को सत्ता तक पहुंचने में मदद की। उसका एक खतरनाक मानव तस्करी गिरोह से भी संबंध था, जिससे वह अपनी आपराधिक गतिविधियों का विस्तार कर सकती थी और बहुत सारे पैसे और प्रभाव जमा कर सकती थी। मारिया के बढ़ते हुए साम्राज्य का कुछ ही समय में कानूनी अधिकारियों ने ध्यान दिया, लेकिन उसने खुद को एक दुश्मन बना दिखाया। उसकी चालाकी और पकड़ से बचने की क्षमता ने उसे एक ताकत बना दिया। दशकों से लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने उसके आपराधिक व्यवसाय को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा एक कदम आगे दिखाई देती थी। वह आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक लीजेंड बन गई थी, जो नशीली दवाओं के कारोबार और हत्या के विशाल साम्राज्य पर शासन कर रही थी। कुख्यात मैक्सिकन माफिया द्वारा समर्थित वह अछूत लग रही थी। मारिया के आतंक के शासन ने लॉस एंजल्स की सड़कों पर अंधेरा छाया था। अपने आपराधिक साम्राज्य को मजबूती से स्थापित करने के साथ उसने सख्ती से शासन किया, जिससे उसके रास्ते में आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति में डर पैदा हो गया। ड्रू स्ट्रीट परिसर, जो कभी एक जीवंत पड़ोस था, मारिया के नियंत्रण में नरक बन गया। इस गढ़ से उसने अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए निगरानी कैमरों और व्यापक हथियारों के भंडार का उपयोग करके अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। लेकिन यह सिर्फ नशीली दवाओं का व्यापार नहीं था जिसने मारिया की शक्ति को बढ़ावा दिया। वह क्रूर हिंसा के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने उसके साम्राज्य के लिए खतरा पैदा करने वाले हर एक व्यक्ति को खत्म कर दिया था। सड़कें उन लोगों के खून से लाल हो गईं जिन्होंने उसकी सत्ता को चुनौती देने का साहस किया। कानूनी अधिकारियों ने उसे नीचे लाने के लिए बेताब होकर मारिया और उसके परिवार की अनगिनत जांचें शुरू की, लेकिन वह हमेशा पकड़ से बचती नजर आती थी। जब उन्हें लगता था कि उन्होंने उसे घेर लिया है, तो वह छाया में छिप जाती थी। मैक्सिकन माफिया के साथ मारिया के संबंधों ने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। उग्रवादी क्रांतिकारी समूह ने उसे सुरक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए, जिससे वह और भी अधिक भयानक बन गई। दशकों तक लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने मारिया और उसके आपराधिक साम्राज्य के खिलाफ एक अंतहीन लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने उसकी शक्ति को खत्म करने और उसे न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया और मारिया चाटा लियोन पर कानून प्रवर्तन बंद हो गया, उसने खुद को एक अनिश्चित स्थिति में फंसा हुआ पाया। कानून के साथ बार बार उलझने के कारण उसके लिए लॉस एंजल्स में काम करना कठिन हो गया था, जिससे उसे कहीं और शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मारिया ने सीमावर्ती शहर मैक्सिकैली में भागने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया, जहां उसे पकड़े जाने से बचने और अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने की उम्मीद थी। हालांकि जब उसके बेटे को गोली मार दी गई, तो उसकी योजनाओं में दुखद मोड़ आ गया और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें दफनाने के दिल दुखाने वाला कार्य का सामना करना पड़ा। कानूनी रूप से सीमा पार करने में असमर्थ मारिया ने मदद के लिए अपने खुद के आपराधिक नेटवर्क की ओर रुख किया। वह अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने का रास्ता खोजने के लिए बेताब होकर मानव तस्करों के पास पहुंची। विकल्प सीमित थे और समय खत्म होता जा रहा था। एक साहसी कदम में मारिया के बेटे ने उसे एक दोस्त के माध्यम से सीमा पार पहुंचाने की व्यवस्था की। एक ग्रीन कार्ड के साथ जो उसका नहीं था, उसने अपने बेटे की अंतिम विदाई में उपस्थित होने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। मारिया और उसके बेटे को अनजाने में पता नहीं था कि सरकारी अधिकारियों ने उनकी बातचीत पर नजर रख रखी थी। फेड्स ने उसके और उसके आपराधिक साथियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया था,
जबकि मारिया अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने में कामयाब रही, लेकिन उसकी आजादी अल्पकालिक थी। कानून के लंबे हाथों ने आखिरकार उसे पकड़ लिया और उसे कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मारिया छाटा। लियोन के आतंक का शासन उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद सत्ता से गिरने के साथ ढह गया। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग संघीय अधिकारियों के साथ अंततः उसके आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने और उसे न्याय के कटघरे में लाने में कामयाब रहा। ड्रू स्ट्रीट के कंपाउंड पर छापे के दौरान कानूनी अधिकारियों ने एक भयानक दृश्य का पता लगाया। नार्को ट्रैफिकिंग के प्रमुख संत जीसस मालवेर्डे के नामक एक पुजारी ने मारिया की आपराधिक गतिविधियों के प्रति उसकी वफादारी दिखाई। कंपाउंड में सर्वेलेंस कैमरे और विस्तृत हथियारों की भी व्यवस्था थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसने पड़ोस के ऊपर नियंत्रण जमाया था। मारिया को आरोपों की लंबी सूची का सामना करना पड़ा, जिसमें बच्चों को खतरे में डालने से लेकर नशीली दवाओं की तस्करी तक शामिल थे। अमेरिका में उसकी रैप शीट उसकी आपराधिक गतिविधियों और लॉस एंजल्स की सड़कों पर उसके द्वारा बरपाए गए कहर का प्रमाण थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मारिया को संघीय जेल में 8 साल की सजा सुनाई गई। उसके गिरोह के कई सदस्यों ने भी अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें कम सजा मिली। रियल, उसका अपना बेटा, अपने पूर्व सहयोगियों के खिलाफ हो गया और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया, अदालत में उनके खिलाफ गवाही दी। एक समय भयभीत रहने वाली रानी और उसके बच्चे, जिन्होंने कभी सख्त रुख के साथ शासन किया था, अब खुद को सलाखों के पीछे पाया। शहर ने ड्रू स्ट्रीट परिसर को ध्वस्त कर दिया और उनके आपराधिक साम्राज्य को मिटा दिया। रोशोनारा चौधरी। पूर्वी लंदन के न्यूहैम में एक बांग्लादेशी परिवार में जन्मी चौधरी का प्रारंभिक जीवन नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सतह के नीचे एक हलचल चल रही थी। ईस्ट हैम में पली बढ़ी चौधरी ने प्लाशेट स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह एक प्रतिभाशाली और होशियार छात्रा के रूप में जानी जाती थीं। बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई में गहरी रुचि दिखाते हुए न्यूहैम 6th फॉर्म कॉलेज में A ग्रेड हासिल किया। हालांकि किंग्स कॉलेज लंदन में अपने समय के दौरान, जहां वह अंग्रेजी और संचार में डिग्री के लिए अध्ययन कर रही थी, उसके रास्ते में एक गलत मोड़ आ गया। चौधरी ने स्टीफन टिम्स पर जानलेवा हमले के प्रयास से कुछ समय पहले ही विश्वविद्यालय छोड़ दिया था और दावा किया था कि उसने संस्थान को इस्लाम विरोधी पाया है। उसने अपने मायूसी के कारणों के रूप में इजराइल के राजनेता शिमोन पेरेज और उसके कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रमों को सम्मान देने के विश्वविद्यालय के फैसले का हवाला दिया। यह शिक्षा से वापसी की इस अवधि के दौरान था कि वह अरब प्रायद्वीप में अल कायदा के नेता अनवर अल अवलाकी द्वारा ऑनलाइन लेक्चर के प्रभाव में आ गई। इन ऑनलाइन लेक्चर्स ने चौधरी कट्टरपंथ के लिए जिम्मेदार बन गए। उसने अल अवलाकी द्वारा फैलाई गई धार्मिक विचारधारा को अपने दिमाग में समा लिया। उसके शब्दों ने उसकी सोच को बदल दिया। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व में निराशा और इन धार्मिक सीख की प्रभावशाली बातों ने उस घटनाओं के लिए मंच तैयार किया जो आगे होने वाली थी। 14 मई 2010 को भयानक घटनाएं घटित हुईं, जब रोशनारा चौधरी का रास्ता स्टीफन टिम्स के साथ टकराया, जो पूर्व हैम के श्रमिक पार्टी सदस्य थे। ये टिम्स की जनसंवाद क्लिनिक बेकटन ग्लोब लाइब्रेरी में किंग्सफोर्ड वे, बेकटन, पूर्व लंदन में हुआ था, जहां चौधरी ने अपनी डरावनी योजना को अंजाम दिया। हाथ मिलाने की आड़ में टिम्स के पास जाकर चौधरी के असली इरादे कहीं अधिक भयावह थे। अचानक और भयानक रूप में उसने 6 इंच का रसोई का चाकू निकाला और टिम्स के पेट में 2 बार वार किया। सदमे और भ्रम की स्थिति स्पष्ट थी, क्योंकि कमरे में हलचल मच गई। टिम्स एक समर्पित लोक सेवक, जिसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इराक युद्ध के लिए उनका समर्थन उन्हें इस तरह निशाना बना देगा। चौधरी अपने धार्मिक विश्वासों और बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्हें राजनीतिक नजरिए के रूप में देखती थीं। उनका मानना था कि उन्होंने इराकी लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई है। टिम्स को दिए गए घाव संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा थे। उनके जिगर के बाएं हिस्से में चोट लगने और पेट में छेद होने के कारण वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उपस्थित लोगों ने चौधरी को निहत्था कर दिया और उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोका गया। हमले के बाद चौधरी ने पुलिस के सामने पूरी तरह से अपराध स्वीकार किया, जिससे उसकी कट्टरपंथ की सीमा का पता चला। उसने अरब प्रायद्वीप में अल कायदा के नेता अनवर अल अवलाकी के दर्जनों घंटों के लेक्चर से प्रभावित होने की बात कबूल की। टिम्स पर उसका हमला इराक युद्ध में उसकी भूमिका के लिए सजा का एक सोचा समझा कार्य था और इराकी लोगों के लिए बदला लेने का एक रूप था। टिम्स हालांकि भाग्यशाली थे कि इस कठिन परीक्षा से बच गए, लेकिन उन्हें ठीक होने के लिए एक लंबी राह का सामना करना पड़ा। रॉयल लंदन अस्पताल में उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई, जहां वे मौत से संघर्ष कर रहा था। चमत्कारिक ढंग से वह बच गया, लेकिन शारीरिक और भावनात्मक घाव उसे हमेशा उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की याद दिलाते रहेंगे।
चौधरी ने अदालत के कानून को मानने से इनकार करते हुए हत्या के प्रयास के मुकदमे में शामिल नहीं होने का फैसला किया। विपक्ष ने यह स्पष्ट किया कि मानसिक बीमारी का कोई सुझाव नहीं था जिससे उसके अपराध के बारे में ज्यादा सोचा जाए। 2 नवंबर 2010 को चौधरी को टिम्स की हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया, जिससे पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। चौधरी को सुनाई गई सजा आजीवन कारावास थी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि वह कम से कम 15 साल की जेल की सजा काटेगी। जैसे ही फैसले की घोषणा की गई, लोगों का एक समूह अल्लाहू अकबर और अंग्रेजों नरक में जाओ के नारे लगाने लगा। चौधरी के कार्यों के प्रति समर्थन के इस प्रदर्शन ने समाज के भीतर विभाजन को और गहरा कर दिया। अदालत के बाहर एक छोटा सा प्रदर्शन हुआ, जिसमें मामले की राजनीतिक प्रकृति को उजागर किया गया। मुकदमे के बाद चौधरी और टिम्स दोनों को उस घातक दिन के परिणामों से जूझना पड़ा। टिम्स ने शारीरिक और भावनात्मक प्रहार सहने के बावजूद अद्भुत सहनशीलता दिखाई। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि माफी तभी मिल सकती है जब चौधरी अपने कार्यों पर पछतावा दिखाए। इसके अलावा वह ऑनलाइन कट्टरपंथ की शक्ति और कमजोर व्यक्तियों को खतरनाक रास्ते पर ले जाने की इसकी क्षमता को पहचानते हुए लोकप्रिय इंटरनेट साइटों पर भड़काऊ सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में गए। जहां तक चौधरी का सवाल है, वह अब एशफोर्ड HM जेल ब्रॉन्जफील्ड में है। श्रेणी एक कैदी के रूप में वह सख्त सुरक्षा के अधीन है, जिसमें मुलाकात से पहले और बाद में कपड़े उतारकर तलाशी लेना भी शामिल है। हालांकि धार्मिक कारणों से चौधरी इन प्रक्रियाओं का विरोध करते हुए एकांत कारावास में रहना चुना है। रोशनारा चौधरी की कहानी चरमपंथी विचारधाराओं के खतरों और उनके विनाशकारी परिणामों की याद दिलाने का काम करती है। यह एक सख्त चेतावनी है कि ऑनलाइन दुनिया कट्टरपंथ के लिए जन्मस्थल बन सकती है, जो व्यक्तियों को हिंसा और विनाश के रास्ते पर ले जा सकती है। मारिया लिसियार्डी। संगठित अपराध की धोखेबाज दुनिया में जहां सत्ता खून खराबे के माध्यम से अर्जित की जाती है और वफादारी एक सिक्का है, एक महिला ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और इटालियन अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गई। ये मारिया लिसियार्डी है, एक ऐसी महिला जिसके नाम से सबसे खतरनाक अपराधियों के दिलों में भी डर बैठ जाता था। मारिया लिसियार्डी का जन्म 24 मार्च 1951 को सेकेंडिग्लियानो, नेपल्स, इटली के गरीब इलाके में हुआ था। कम उम्र से ही वह अपराध की दुनिया में डूब गई थी। उसके पिता एक प्रसिद्ध स्थानीय बॉस थे और कैमोरा में गहराई से शामिल थे। लिसियार्डी की सत्ता तक की यात्रा तब शुरू हुई जब उनके 2 भाइयों और पति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे लिसियार्डी कबीले में एक खालीपन आ गया। अवसर का लाभ उठाते हुए लिसियार्डी सुर्खियों में आ गईं और लिसियार्डी कबीले की पहली महिला बॉस बन गईं। उनके शासनकाल को शहर के दवा व्यापार बाजार का विस्तार करने के लिए उनकी चतुराई और अटूट विश्वास द्वारा चिह्नित किया गया था। उसके नेतृत्व में लिसियार्डी कबीला एक बड़ी ताकत बन गया, जिसने विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया और नशीली दवाओं की तस्करी के मार्गों का एक नेटवर्क स्थापित किया। लिसियार्डी के नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल होने से उसे अपार धन और शक्ति मिली, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने जिस्म फरोशी व्यापार की अंधेरी दुनिया में प्रवेश करते हुए कबीले में बदलाव लाए। लिसियार्डी का प्रभाव सड़कों से परे फैल गया, क्योंकि उसने वेश्यालयों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया जो लाभ के लिए कमजोर महिलाओं का शोषण करता था। उसकी चालाकी और कठोरता ने उसे कुख्यात उपनाम ला मद्रिना, द गॉडमदर और ला पिकोलिना, द लिटिल गर्ल दिला दिया। अपनी कम ऊंचाई के बावजूद उसने कैमोरा महिलाओं के बीच सम्मान अर्जित किया, जो उन्हें ला प्रिंसिपेसा, राजकुमारी के रूप में संदर्भित करती थीं। लिसियार्डी के सत्ता में आने और नशीली दवाओं के व्यापार और वेश्यावृत्ति में उसकी भागीदारी ने लिसियार्डी कबीले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उसकी कठोरता और सीमाओं को पार करने की इच्छा ने उसे आपराधिक सूची के टॉप पर पहुंचा दिया, जिससे वह जेल में सबसे भयभीत महिला बन गई। जेल में सबसे खूंखार महिला के रूप में लिसियार्डी के शासनकाल का नाटकीय अंत तब हुआ जब शुद्ध हेरोइन की एक कंसाइनमेंट पर असहमति पैदा हो गई। लो रूसो कबीले, जिन्होंने उनके नेतृत्व का विरोध किया और सड़कों पर हेरोइन बेचकर मामले को अपने हाथों में ले लिया। दुख की बात है कि इस शक्तिशाली हेरोइन की बिक्री के परिणाम स्वरूप अनगिनत नशीली दवाओं के आदी लोगों की मौत हो गई। जनता गुस्से में थी, न्याय की मांग कर रही थी और बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के व्यापार को समाप्त करने की मांग कर रही थी, जिसने उनके समुदायों को प्रभावित कर दिया था। लो रूसो कबीले के कार्यों के कारण हुई मौतों ने कैमोरा कबीले पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। सार्वजनिक आक्रोश से भड़की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने नशीली दवाओं की महामारी के लिए जिम्मेदार लोगों की लगातार खोज शुरू की। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए लिसियार्डी आश्चर्यजनक रूप से 2 वर्षों तक पकड़ से बचते हुए छिप गई। छुपते हुए भी
उसने धोखेबाज डकैतों की हत्याओं का आदेश देना जारी रखा, जिससे तनाव बढ़ गया और गिuliano कबीले के साथ युद्ध छिड़ गया। लिसियार्डी की भेद्यता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे गिuliano कबीले ने सत्ता पर कब्जा करने का एक अवसर देखा। नेपल्स की सड़कें युद्ध का मैदान बन गईं, क्योंकि ये विरोधी गुट आपस में भिड़ गए, जिससे खून खराबा और विनाश हुआ। हालांकि लिसियार्डी की किस्मत अंततः खत्म हो गई। 2001 में एक तलाशी के बाद उसे कानूनी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में सबसे खूंखार महिला के पकड़े जाने से आपराधिक अंडरवर्ल्ड में हड़कंप मच गया, जो संगठित अपराध के खिलाफ लड़ने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। लिसियार्डी को जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन सलाखों के पीछे भी उसका प्रभाव कायम रहा। वह अपनी कोठरी के भीतर से ही सत्ता का संचालन करती और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देती रही, जो चालाकी का प्रमाण है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में लिसियार्डी को 2009 में जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन 2021 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे लिसियार्डी कैमोरा कबीले के प्रमुख के रूप में जबरन वसूली रैकेट चलाने के आरोपों का सामना करना पड़ा। लिसियार्डी की गिरफ्तारी से न केवल उसके आपराधिक करियर का अंत हुआ, बल्कि लिसियार्डी कबीले का बंटवारा भी हुआ। उसके भाई विंसेंजो ने उसकी गैरहाजिरी को भरने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन एक समय का शक्तिशाली साम्राज्य उसकी गैरहाजिरी के बोझ से ढह गया। मारिया लिसियार्डी की कहानी एक स्थायी विरासत छोड़ती है, जो संगठित अपराध के इतिहास में गूंजती रहती है। लिसियार्डी की सत्ता में वृद्धि ने कैमोरा के भीतर कांच की छत को तोड़ दिया, जिससे साबित हुआ कि महिलाएं न केवल प्रभावशाली पदों पर कब्जा कर सकती हैं, बल्कि आपराधिक अंडरवर्ल्ड पर भी हावी हो सकती हैं। उसके दुस्साहस और चालाकी ने संगठन के भीतर पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी, जिससे उसे अपने पुरुष जैसा का सम्मान और ताकत मिली। हालांकि लिसियार्डी की कहानी सत्ता के अंधेरे पक्ष और उसके साथ आने वाले परिणामों पर भी प्रकाश डालती है। नशीली दवाओं के व्यापार और जिस्म फरोशी में उसकी भागीदारी ने समुदायों में तबाही ला दी और अनगिनत लोगों की जान चली गई। उसके पतन और उसके बाद कैमोरा कुलों पर हुई कार्रवाई ने संगठित अपराध की नींव को उजागर कर दिया, जिससे समाज को हिंसा और शोषण पर बने आपराधिक साम्राज्य की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिसियार्डी की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें संगठित अपराध की विनाशकारी शक्ति और इन आपराधिक नेटवर्क से निपटने में कानूनी एजेंसियों के महत्व की याद दिलाती है। जुआना बर्राजा 1990 के दशक के आखिर में मेक्सिको सिटी भय की चपेट में आ गया था, क्योंकि एक रहस्यमय हत्यारे ने अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाया था। शहर की सड़कें एक शिकारी के लिए शिकारगाह बन गईं, जो बिना किसी चेतावनी के हमला करता था और अपने पीछे मौत और तबाही का निशान छोड़ जाता था। किसी को भी नहीं पता था कि इन डरावने अपराधों के पीछे जुआना बर्राजा नाम की एक सामान्य सी दिखने वाली महिला छिपी हुई थी। 27 दिसंबर 1957 को एपाजो यूकन, हिडाल्गो, मैक्सिको में जन्मी बर्राजा का प्रारंभिक जीवन आसान नहीं था। वह गरीबी में पली बढ़ी, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए जो उसके भविष्य को अकल्पनीय तरीके से आकार देंगी। एक युवा लड़की के रूप में बर्राजा को पेशेवर कुश्ती की दुनिया में आराम मिला, एक ऐसा खेल जो बाद में उसकी कहानी का एक अटूट हिस्सा बन गया। लेकिन 1990 के दशक के अंत में बर्राजा का काला सच सामने आना शुरू हुआ। उनकी पहली घात हत्या का श्रेय 17 नवंबर 2003 को दिया गया, जब एक बुजुर्ग महिला को उसके ही घर में बेरहमी से पीटा गया और उसका गला घोंट दिया गया था। अधिकारियों को शुरू में कहानी को जोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हत्यारा बेतरतीब ढंग से हमला कर रहा था, कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं छोड़ रहा था। बर्राजा की शिकार सभी महिलाएं 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की थीं, जिनमें से कई अकेली रहती थीं। वह सावधानीपूर्वक अपने लक्ष्यों का चयन करती थीं, उनकी भेद्यता और अकेलेपन का शिकार होती थी। एक सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करते हुए बर्राजा ने इन बेखबर पीड़ितों को समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए साइन अप करने का मौका दिया और उन्हें अपने जाल में फंसाया। एक बार उनके घरों के अंदर पहुंच जाती, बर्राजा अपना गुस्सा निकाल देती थी। एक नुकीली वस्तु से लैस होकर वह अपने पीड़ितों को कुचल देती थी, उन्हें बचाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती और उनकी दया पर छोड़ देती थी। कुछ मामलों में वह गला घोंटने का सहारा लेती थी, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि उसके पीड़ितों को कभी भी वापस लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ उसके अपराधों की क्रूरता नहीं थी जिसने मेक्सिको सिटी को हिलाकर रख दिया। यह वह दुस्साहस था जिसके साथ बर्राजा ने काम किया। उसने बुजुर्ग आबादी के दिलों में डर पैदा कर दिया, जो उसके अगले शिकार बनने के लगातार डर में रहते थे। शहर व्याकुलता की चपेट में था, पड़ोसी एक दूसरे को देख रहे थे और सुरक्षित रहने की बेताब कोशिश में अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। जैसे जैसे शवों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस को कठिनाई का सामना करना पड़ा।
बैराजा की खोज में अनेक सबूतों के कारण समस्या हुई और एक मुकाम पर उन्हें यह भी संदेह था कि इसमें 2 हत्यारे शामिल हो सकते हैं। जांच एक अजीब खुलासे से और भी विचलित हो गई। कई पीड़ितों के पास जीन बैप्टिस्ट ग्रेव्स की 18वीं शताब्दी की पेंटिंग का प्रिंट था, जिसे बॉय इन ए रेड वेस्टकोट कहा जाता था। इस विचित्र संबंध ने मामले में रहस्य और भी बढ़ा दिया है, लेकिन अधिकारी आतंक के इस शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने बिना थके सबूतों को खंगाला, गवाहों का साक्षात्कार लिया और अपराध के दृश्यों की खोज की, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो उन्हें हत्यारे तक ले जाएगा। और आखिरकार उनकी कोशिशें रंग लाईं। 25 जनवरी 2006 को बर्राजा को उसके शिकार के घर से भागते समय पकड़ लिया गया था। वह संदिग्ध की सभी छवियों से काफी मिलती जुलती थी और उसके पास स्टेथोस्कोप, पेंशन फॉर्म और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसकी पहचान करने वाला कार्ड होने से संदेह पैदा हुआ। फिंगरप्रिंट साक्ष्य ने उसे कम से कम 10 हत्याओं से जोड़ा और पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। अंततः जुआना बर्राजा की हिरासत में आने के बाद मेक्सिको सिटी ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। वह महिला जिसने वर्षों तक शहर को आतंकित रखा था, अब सलाखों के पीछे थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बर्राजा को पकड़ने से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसमें न्याय मिलेगा और उसके अपराधों के पीछे की सच्चाई सामने आएगी। जैसे ही बर्राजा की गिरफ्तारी की खबर फैली, जो विवरण सामने आया उससे शहर खुश हो गया। वह महिला जिसने अपने आप को एक सरकारी अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था, जो कमजोर और संदेहहीन लोगों को शिकार बनाती थी, अब उस राक्षस के रूप में उजागर हो गई जो वह वास्तव में थी। अधिकारियों ने उसके खिलाफ अपना मामला बनाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। 2008 के वसंत में बर्राजा पर उसके अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। अदालत कक्ष तनाव से भरा हुआ था, क्योंकि न्याय के लिए भूखे उसके पीड़ितों के परिवार कार्यवाही शुरू होते देख रहे थे। बर्राजा के खिलाफ सबूत जबरदस्त थे। फिंगरप्रिंट मिलान से उसे कई हत्याओं से जोड़ा जा रहा था और व्यवहार का एक भयावह पैटर्न था, जिससे उसके अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया था। मुकदमे के दौरान बर्राजा के अपराधों की पूरी सीमा उजागर हो गई। विपक्ष ने उसकी हत्याओं की एक सावधानीपूर्वक समय रेखा प्रस्तुत की, जिसमें एक महिला की भयानक तस्वीर पेश की गई जिसने अपने पीड़ितों पर कोई दया नहीं दिखाई। विवरण भयानक थे, हिंसा के कार्य अकल्पनीय थे। चौंकाने वाला सच सामने आते ही अदालत कक्ष हाँफने और बड़बड़ाहट से भर गया। बर्राजा की रक्षा टीम ने अपने ग्राहक को सजा से बचाने के एक हताश प्रयास में एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने तर्क दिया कि बर्राजा को एक दर्दनाक बचपन का सामना करना पड़ा, जिसने उसे उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो वह बन गई थी। उन्होंने दावा किया कि वह अपने कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं थी, वह खुद एक पीड़ित थी। लेकिन जूरी ने बचाव की रणनीति को देखा। उन्होंने एक महिला को देखा जिसने सावधानीपूर्वक अपने अपराधों की योजना बनाई थी और उन्हें अंजाम दिया था, जिसने अपनी जान लेने पर कोई पछतावा नहीं दिखाया था। सबूत जबरदस्त थे और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। हफ्तों के विचार विमर्श के बाद जूरी अपने फैसले पर पहुंची। बर्राजा को हत्या और गंभीर चोरी के सभी 16 आरोपों में दोषी पाया गया। अदालत कक्ष तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उसके पीड़ितों के परिवारों को आखिरकार कुछ हद तक मामला बंद होने का आभास हुआ। न्यायाधीश ने उसके अपराधों की गंभीरता को पहचानते हुए मैक्सिकन कानून के तहत अधिकतम सजा सुनाई, 759 साल की जेल। जैसे ही बैराजा को ले जाया गया, उसके अपराधों का बोझ अंततः कम होना शुरू हो गया। जिस महिला ने कभी मेक्सिको सिटी की बुजुर्ग आबादी के दिलों में डर पैदा किया था, वह अब जेल की कोठरी में कैद थी। उसके आतंक के शासन का अंत हो गया। लेकिन जुआना बर्राजा की कहानी उसके दृढ़ विश्वास के साथ समाप्त नहीं हुई। जेल में रहते हुए बैराजा ने एक नई भूमिका निभाई, एक जिम ट्रेनर की। यह उस जीवन से बिल्कुल विपरीत था जो उसने जेल की दीवारों के बाहर जिया था, लेकिन इसने उसे उद्देश्य की भावना प्रदान की। उसने टैकोस बेचकर अपने परिवार का समर्थन करने का एक तरीका भी ढूंढ लिया। यह कौशल उसने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान हासिल किया था। बर्राजा की कहानी तब से टीवी और विभिन्न मीडिया का विषय रही है। उसका नाम डर और आतंक का पर्याय बन गया है, जो उस अंधेरे की याद दिलाता है जो सामान्य दिखने वाले व्यक्तियों के भीतर छिपा हो सकता है। लेकिन यह मानवीय भावना के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में भी काम करता है, क्योंकि मेक्सिको शहर का पुनर्निर्माण हो रहा है और ला माटा विजितास द्वारा दिए गए जख्म से आगे बढ़ रहा है। जूडी मोरन। मेलबोर्न की किरकिरी सड़कों पर एक शहर जो अपनी जीवंत संस्कृति और हलचल भरी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, एक अंधेरा पनप रहा है। इसी छायादार दुनिया में जूडी मोरन नामक महिला, जो बाद में जेल में सबसे खूंखार कैदी बनी, का जन्म 18 दिसंबर 1944 को विक्टोरिया में हुआ था।
किसी को भी नहीं पता था कि उसका जीवन अपराध, दुखद और कुख्यात मेलबर्न गैंगलैंड हत्याओं के माध्यम से एक उथल-पुथल भरी यात्रा होगी। एक मजदूर वर्ग के परिवार में पली बढ़ी जूडी की कहानी काफी मासूमियत से शुरू होती है। हालांकि जैसे ही उसने जवानी में प्रवेश किया, उसने खुद को उत्साह और खतरे के जीवन की ओर आकर्षित पाया। 1963 में उन्होंने लेस्ली जॉन जॉनी कोल से शादी की, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अंततः हिंसक अंत हुआ। आपराधिक अंडरवर्ल्ड में जॉनी की भागीदारी एक घातक विकल्प साबित होगी, क्योंकि 1982 में नशीली दवाओं से संबंधित गैंगलैंड संघर्ष में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस विनाशकारी नुकसान ने मेलबर्न के आपराधिक अंडरवर्ल्ड के साथ जूडी के उलझने की शुरुआत को चिह्नित किया। दुखद घटना के बावजूद जूडी को अपने बेटे मार्क कोल में सांत्वना मिली, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर मार्क मोरन रख लिया। उसे कम ही पता था कि उसका बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा और मेलबर्न गैंगलैंड हत्याओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा, जिससे शहर में भय हो जाएगा। मोरन परिवार की आपराधिक गतिविधियां जल्द ही रिवायत बन गई, क्योंकि उन्होंने आपराधिक अंडरवर्ल्ड में क्रूर और भयभीत व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। जूडी के जीवन में एक और घातक मोड़ तब आया जब उन्होंने 1966 में लुइस मोरन के साथ रिश्ता शुरू किया। साथ में उन्हें 1967 में जेसन मोरन नाम का एक बेटा हुआ। हालांकि उनका रिश्ता स्थिर नहीं था, हिंसा और अशांति से भरा था। 1995 में लगभग 3 दशकों तक एक साथ रहने के बाद जूडी और लुइस अलग हो गए और उसे अकेले ही अपराध के खतरनाक दलदल से गुजरना पड़ा। जैसे जैसे मोरन परिवार का आपराधिक साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे शवों की गिनती भी बढ़ती गई। दुर्भाग्य काले बादल की तरह उनका पीछा दिखाई दे रहा था। 2000 में जूडी के प्रिय बेटे मार्क मोरन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस खबर से आपराधिक अंडरवर्ल्ड में सदमे की लहर दौड़ गई, जिससे जूडी टूट गई और बदला लेने की कोशिश करने लगी। लेकिन हिंसा का चक्र अभी खत्म नहीं हुआ था। ठीक 3 साल बाद 2003 में जूडी के सबसे छोटे बेटे जेसन मोरन का भी ऐसा ही हश्र हुआ। एक बेरहम हमले में उसे मार गिराया गया, जिससे जूडी को एक और अकल्पनीय जख्म का सामना करना पड़ा। मोरान परिवार के दुश्मन थकने वाले नहीं थे और उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। हिंसा 2004 में अपने चरम पर पहुंच गई, जब जूडी के पूर्व साथी और उसके बच्चों के पिता लुइस मोरन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमले के दुस्साहस ने आपराधिक अंडरवर्ल्ड और व्यापक समुदाय को सदमे में डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि मेलबर्न की सड़कों पर हुए खून खराबे से कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोरान परिवार का आतंक का शासन यहीं खत्म नहीं हुआ। जून 2009 में लुइस के भाई डेसमंड मोरन हथियारों की लंबी कतार में अगले शिकार बने। इसके बाद हुई पुलिस जांच में धोखे, विश्वासघात और खून खराबा के जाल को उजागर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः डेसमंड की हत्या के लिए जूडी मोरन की गिरफ्तारी, आरोप और सजा हुई। मेलबर्न गैंगलैंड हत्याओं में जूडी की संलिप्तता के चौंकाने वाले विवरण के लिए अदालत कक्ष एक मंच बन गया। आपराधिक साम्राज्य में उसकी भूमिका, हत्याओं से उसके संबंध और बदला लेने की उसकी प्यास सभी के सामने उजागर हो गई। जूरी का फैसला त्वरित और कठोर था। उसे 21 साल की गैर पैरोल अवधि के साथ 26 साल जेल की सजा सुनाई गई। एक मजदूर वर्ग की परवरिश से लेकर जेल की सबसे खूंखार महिला तक, जूडी मोरन की यात्रा अपराध, दुखद और हिंसा में डूबे जीवन के परिणामों की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। मेलबर्न गैंगलैंड हत्याओं में उसकी भागीदारी ने ऑस्ट्रेलिया के आपराधिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने शहर के अंडरवर्ल्ड हमेशा के लिए बदल दिया। जूडी मोरन की गिरफ्तारी से आपराधिक अंडरवर्ल्ड में सदमे की लहर दौड़ गई और देश का ध्यान आकर्षित हुआ। वह महिला जो कभी मेलबर्न के गैंगलैंड में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी, अब कानून की पूरी ताकत का सामना कर रही थी। उसके खिलाफ आरोप गंभीर थे। वह अपने पूर्व साथी लुइस मोरन के भाई डेसमंड मोरन की हत्या का आरोपी थी। न्यायाधीश ने सख्त और उदास स्वर में सजा सुनाई, 26 साल की जेल, 21 साल की गैर पैरोल अवधि के साथ। अदालत कक्ष राहत, संतुष्टि और दुख के मिश्रण से गूंज उठा। पीड़ितों के परिवारों को इस बात से सांत्वना मिली कि न्याय मिल गया है, जबकि जूडी मोरन के समर्थकों ने उस महिला की सजा पर शोक व्यक्त किया, जिनके बारे में उनका मानना था कि उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया गया था। कैथरीन नाइट। कैथरीन मैरी नाइट इस दुनिया में एक मनहूस दिन आई, जिसे ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। नाइट के पिता के साथ रिश्ता शुरू करने से पहले उसकी मां की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो चुकी थी, जिससे उथल पुथल भरे पालन पोषण की नींव पड़ी। अपने टूटे फूटे घर की दीवारों के भीतर नाइट ने भयानक घटनाओं का सामना किया। उन्हें अपने ही परिवार में यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, एक ऐसा सदमा जो उन्हें जीवन भर परेशान करता रहेगा। ये शुरुआती निशान उसके भविष्य को आकार देंगे।
जो उसे अंधकार और हिंसा के रास्ते पर ले जाएंगे। नाइट के परेशानी भरे बचपन ने उसे भावनात्मक रूप से डरा दिया और भागने के लिए बेचैन कर दिया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने रिश्तों में प्यार की तलाश की, उस प्यार और स्थिरता को पाने की उम्मीद की जो उसे उसके प्रारंभिक वर्षों में नहीं मिली थी। 1974 में नाइट ने डेविड कैलेट से शादी की, लेकिन उनका मिलन सुखद जीवन से बहुत दूर था। उनका विवाह हिंसा और दुर्व्यवहार के कारण खराब हुआ, जिसमें नाइट अक्सर आक्रामक रही। बच्चों को दुनिया में लाने के बाद भी दर्द और विनाश का चक्र जारी रहा। नाइट का हिंसक स्वभाव प्रत्येक नए रिश्ते के साथ बढ़ता हुआ लगता था। उसने अपने साथी डेविड सॉन्डर्स पर शारीरिक हमला किया और बाद में जॉन चिलिंगवर्थ के साथ नाजायज संबंध शुरू कर दिया। उसके भीतर का अंधकार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। यह इस समय के दौरान था कि नाइट के विनाश का मार्ग जॉन प्राइस के साथ जुड़ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो उसका अंतिम शिकार बन जाएगा। मंच एक ऐसी दुखद घटना के लिए तैयार किया गया था जो देश को झकझोर देगी और इतिहास में नाइट की जगह हमेशा के लिए पक्की कर देगी। नाइट और प्राइस के रिश्ते में अस्थिरता और अराजकता थी। उनका प्यार जुनून और हिंसा का एक जहरीला कॉकटेल था, एक टिक टिक करता टाइम बम जो फटने का इंतजार कर रहा था। बहसें बढ़कर शारीरिक तकरार में बदल गईं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अपना गुस्सा जाहिर करने लगे। प्यार और नफरत के जहरीले मिश्रण से प्रेरित दुर्व्यवहार का चक्र अटूट लग रहा था। अधिकारी नाइट और प्राइस के अस्थिर संबंधों से अनजान नहीं थे। पुलिस रिपोर्टों और निरोधक आदेशों ने हिंसा के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसे एक जोड़े की तस्वीर चित्रित की। आक्रामकता और हिंसा के लिए नाइट की इज्जत उससे पहले थी। पड़ोसियों और परिचितों ने उसके विस्फोटक स्वभाव की कहानियां सुनाई। ऐसा लग रहा था कि उसके क्रोध से कोई भी सुरक्षित नहीं है। नाइट और प्राइस के मित्र और परिवार के सदस्य असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि उनका रिश्ता नियंत्रण से बाहर हो गया था। वे केवल खड़े रह सकते थे और आशा कर सकते थे कि चीजें किसी तरह सुधर जाएंगी। फरवरी 2000 में नाइट का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। बेकाबू गुस्से में उसने जॉन प्राइस पर कई बार चाकू से वार किया और उसके गुस्से ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन नाइट का गुस्सा यहीं नहीं रुका। वह प्राइस के बेजान शरीर के साथ न बता सकने वाले काम में लगी हुई थी। उसे इस तरह से अपवित्र कर रही थी जो समझ से परे है। हत्या के भयानक विवरण ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नाइट की भयानक योजनाओं को समाप्त करते हुए पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया गया। नाइट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। इसके बाद जो मुकदमा चला वह भयानक था, क्योंकि जूरी और जनता को नाइट के कार्यों के भयानक विवरण का सामना करना पड़ा। नाइट के खिलाफ सबूत जबरदस्त थे और जूरी ने उसे दोषी पाया। उसे पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिससे जेल में सबसे डरावनी महिला के रूप में उसका भाग्य हमेशा के लिए तय हो गया। नाइट के अपराधों के चौंकाने वाले विवरण ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को सदमे में डाल दिया, जिससे पूरा देश सदमे में पड़ गया, क्योंकि जूरी और जनता को नाइट के कार्यों की भयानक वास्तविकता का सामना करना पड़ा। हत्या का दोषी पाए जाने पर नाइट को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह फिर कभी आजाद नहीं होगी। उसकी अपील असफल रही और उसे अपने शेष दिन सलाखों के पीछे बिताने की निंदा की गई। नाइट का मामला मानवीय भ्रष्टता की गहराइयों की दिल दहला देने वाली याद दिलाता है। उसके परेशान अतीत और हिंसा से चिह्नित ने उस महिला को आकार दिया जो वह बनेगी। उसके कार्यों का उसके आसपास के लोगों के जीवन पर प्रभाव बहुत गहरा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करें